नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित रामलला के प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भिलाई में दिखा उत्साह। वहीं श्री राम मंदिर के नाम पर हो रही चंदा उगाही को लेकर विहिप के अध्यक्ष राजीव चौबे ने की चंदाखोरों से सतर्क रहने की अपील। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हुए शामिल। महोत्सव में 20 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपकर पीएम स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों को किया चेक का वितरण। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण कर कश्मीरी सेव व बेर का चखा स्वाद। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के खपरी में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेला और संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी एवं वहां लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कश्मीरी बेर और एप्पल का स्वाद चखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जिन्होंने पिछले 13 वर्षों से इस क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में अलग जगाए हुए हैं। हमारे किसान बंधुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि यहाँ पर टमाटर, लौकी, भांटा, खीरा ये सबका भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। यहाँ के किसान केला, पपीता, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल, एप्पल बेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे जो कैश देने वाला जो फल है, इसका भी उत्पादन किसान कर रहे हैं और ये सब में किसान संघ का बड़ा योगदान है। इसलिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं और उनसे अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह से किसानों को प्रोत्साहित करते रहें। हमारा ये भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और ये आप जैसे किसानों के बदौलत ही ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और हमारे संचालक जी बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है और वास्तव में आप लोग अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आजादी के 75 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, चाहे वो भारत सरकार में अटल जी की सरकार हो, चाहे आज 9-10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, या प्रदेशों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो 15 साल सरकार चली, इसमें अगर आप लोग किसानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिछली किसी भी सरकार से इस सरकार का चिंतन किसानों के प्रति आपको बड़ा साबित होगा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं, वो विपक्ष में रहे तो लगातार किसानों के बीच में ही घूमते रहे, किसानों की समस्या से अवगत हुए और आप लोगों को मालूम है कि उन्होंने ही इस देश में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। उसके पहले हमारे किसान अच्छा खेती करना है तो महाजनों से कर्जा लेते थे, पूंजी उनसे लेते थे और साल के अंत में 100 या 1.5 वापस करते थे कि नहीं? 100 रुपया का 125 रुपया या 150 रुपया वापस करते थे साल भर के बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों की इस समस्या को समझे और किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में लागू किए और कम ब्याज में किसानों को पूंजी मिलना प्रारंभ हुआ, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी कोऑपरेटिव बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट 0% कर दिए थे। किए थे कि नहीं?
तो कितना बड़ा भला हुआ किसानों का। अच्छा खेती करने के लिए उनको पूंजी मुहैया होना शुरू हुआ। फसल बीमा योजना पहले से इस देश में था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ही ये फसल बीमा का भी सरलीकरण हुआ और ज्यादा किसान फसल बीमा योजना से लाभ लेना शुरू किए। अब जब 15 साल हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, तो आप लोगों को मालूम है कि किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू किए। पहले हजारों में संख्या थी जो मतलब बिजली पंप से अपने खेतों में पानी पहुंचाते थे, लेकिन 15 साल में वो संख्या लाखों में चला गया। हमको मालूम है कि 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को बिजली के द्वारा मतलब उनके खेतों में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने किया। तो ये सब चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने के लिए इस देश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू किए, है ना, और भी कई तरह का मतलब किसान चैनल शुरू किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद सरोवर टापू पर स्थित आदि शक्ति बूढ़ादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 20 युवाओं को ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को ऋण राशि के चेक भी वितरित किए। इस कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह पहुना में विख्यात दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों को अपने प्राचीन ग्रंथों और दर्शन के माध्यम से प्रेरित कर आजादी की ओर बलपूर्वक बढ़ने का विचार किया था। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में छत्तीसगढ़ को 3रा स्थान मिला है। जो राज्य अच्छा काम करता है उन्हें ये अवार्ड मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सचिन पायलट के इतिहास बदल देंगे वाले बयान पर कहा कि अब वक्त बताएगा कितना इतिहास बदलते हैं। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को इवेंट बताए जाने पर सीएम ने कहा कि अब उनकी समझ में उतना ही आता है जितना समझ में आता है उतनी बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है और ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं कि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सर्वेक्षण कराता है स्वच्छता और सुंदरता की दृष्टि से जो प्रदेश, जो शहर अच्छा काम करते हैं, और स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे देश में हमारा छत्तीसगढ़ 3रे स्थान पर आया है और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य मित्र हैं और सफाई दीदी हैं, सबको मैं उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण हमारा ये प्रदेश 3रे नंबर पर आया है। और रायपुर, महासमुंद, आरंग, कुम्हारी और पाटन, ये 5 नगरीय निकाय, इनको भी स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, श्री अरुण साव जी, आज हमारे देश के यशस्वी
राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से प्रदेश का 31वां पुरस्कार और पाटन का पुरस्कार मिला है और बाकी पुरस्कार हमारे जो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उनके मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के करकमलों से मिला है। मैं ये पांचों नगरीय निकाय के अधिकारियों को भी, वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सचिन पायलट हैं, कह रहे इतिहास बदल देंगे नए प्रभारी कांग्रेस। अब देखिए तो वक्त बताएगा कितना इतिहास बदलते हैं। राम मंदिर नहीं जाएंगे बोल रहे, कांग्रेस बोल रही है कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, इन्विटेशन दिया गया। ध्रुवीकरण बोल रहे, इवेंट बता रहे हैं। अब उनकी समझ में उतनी आता है, जितनी समझ में आता है उतनी बात कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा।
खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हां, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही बैठक शुक्रवार को समाप्त हुई। ये बैठक प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा। बैठक में रणनीति क्या होगी, चुनाव प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया क्या होगी, उसे लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी लोग इस बात पर एकमत हैं कि 10 साल की बीजेपी की सरकार केंद्र में है। उसकी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनके परफॉर्मेंस को दिखाते हुए जनता के बीच में जाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। मणिपुर सरकार ने इस यात्रा को आंशिक अनुमति दी है। ये यात्रा राजनीति के लिए नहीं है। आगे सचिन पायलट ने ये भी कहा कि यात्रा में 10 साल में जो देश की हालत है उसको उजागर किया जाएगा। आज दबाव, आक्रमण की राजनीति हो रही है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस भाजपा के लिए चिंता का विषय है। यात्रा का उद्देश्य जनता से जुड़ना है। लोकसभा के परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। यात्रा राहुल जी की यहाँ से निकल रही है, कितना इम्पैक्ट डालेगा ये लोकसभा पे? नहीं, हमारी राहुल जी की यात्रा 14 को शुरू होगी मणिपुर से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। इसमें लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को, वंचितों को, किसानों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, नौजवानों को, उन सब इश्यूज उठाएंगे और इस देश में जो हालात बने 10 सालों में वो जनता के सामने आने चाहिए। मुझे लगता है इसका बहुत लाभ मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, हमारी पार्टी को भी मिलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 10 साल के कार्यकाल का लोग मूल्यांकन करेंगे और इन 10 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं देश में उस पर लोग चिंतित हैं और अपना बेहतर भविष्य चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोग इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प मानते हैं। अगर पहले कभी ऐसा हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि अगली बार ऐसा होगा। हम लोगों ने हुआ है तो हम यहाँ इतिहास बदलने के लिए आए। मैंने कहा ना दिन में भी, हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मत भूलिए कि भाजपा सरकार को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में उनका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है जनता के सामने है। जनता भी मूल्यांकन करेगी, आकलन करेगी कि 10 साल की यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी के राज में क्या हाल रहे और 10 साल में इस बार क्या हुआ है। तो दोनों की तुलना जनता करेगी और परिणाम अच्छे आएंगे कांग्रेस को। देखिए, चुनौती, लोकसभा चुनाव अलग होता है। इसमें राष्ट्र के मुद्दे प्रासंगिक होते हैं और जैसा हमारे साथी बोल रहे थे कि पिछले चुनावों में लोकसभा में हम लोग कामयाब नहीं हो सके थे, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम उसके विपरीत काम करें और हम अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाएं। चुनौती हमारी यही है कि हमारा जो वर्कर है उसका विधानसभा के चुनाव के बाद निश्चित रूप से, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा आहत तो होते हैं, कितनी मेहनत करी हम कामयाब नहीं हो सके। लेकिन राजनीति में हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए और भविष्य कांग्रेस पार्टी का अच्छा है। मैं मानता हूं कि हम सब एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर ये पूरी तरह से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक है। बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024 के आम चुनाव के कारण ये तारीख क्यों तय की गई है? इस पर लोगों को आपत्ति है। भगवान राम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। होता शुद्ध रूप से धार्मिक होता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि इसका पूरा स्वरूप राजनीतिक है, इसलिए ये बातें आ रही। आप राम जी के अधूरे मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के पहले राम नवमी के लिए भी बिना रुके 22 जनवरी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव ने ये तारीख किस लिए चुनी गई? 22 जनवरी की तारीख, जिन कारणों से ये तारीख चुनी गई और जिस प्रकार से इसको किया जा रहा है
उसकी आपत्ति है। राम जी को किसकी आपत्ति हो सकती है? पीसीसी यूपी इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सीएमडी आर.के. शर्मा अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान सरकार की सरगुजा जिले में स्थित परसा ईस्ट कांता बासन कोयला खदान के लिए चाही गई जमीन के लिए नवा रायपुर महानदी भवन में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ राजस्थान में चल रहे कोयला संकट के समाधान और चर्चा के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि जो पेड़ की बार बार कटाई हो रही है, आपके यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी जगह ऐसी है जहां आप पेड़ काटे बिना कोयला निकाल सकते हो? कहीं भी कोयला निकल सकता है क्या? ये कैसे जो कोयले की उपलब्धता में जो कमी आ रही है, कोयले की आपूर्ति में जो कमी हो रही है, मेरी खदान को चालू करने में जो परेशानियां आ रही है, उनको दूर करते हुए प्रशासनिक स्तर पर कैसे उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवा सकते हैं। खदानें अभी हमारी जो ऑपरेटिव है वो एक ही खदान है, PAKB। उसकी सेकंड फेज में जो है अभी माइनिंग जो है रुकी पड़ी है थोड़ा सा, उसी के लिए मैं बात करने आया। अधिकारियों का सहयोग है, वो कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं कोई सहयोग नहीं है, सहयोग सभी जगह है, सरकार के स्तर पे भी है सबको। पेड़ कटेंगे, बिना पेड़ कटे आपका कोयला नहीं निकल सकता।
पेड़ कटेंगे भी, लेकिन उन पेड़ काटने की जगह हम कितने पेड़ लगा रहे हैं, उनको डेवलप कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये विषय होना चाहिए चिंता का। ये आप सबका भी, वहां रहने वाली जनता का भी, हमारा भी और आम जनता का, कि हम रिफॉरेस्टेशन कैसे करें और उसमें हम जो वैधानिक नियम है उनका पूरा पालन करें और उससे ज्यादा पेड़ लगा। हम अभी परेशानी में हैं। मेरे करीब 2 प्लांट्स में कोयला 1 दिन से भी कम बचा है। इसी परेशानी की वजह से मैं आया हूँ, किस तरह हम इसके सुधार। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एमपीआर रोड में स्थित माय लाइक टेलर कपड़ा एवं किराना दुकान में गुरुवार की देर रात 2 बजे के आसपास भीषण आग लग गई। गुरुवार रात लगी आग देखते ही देखते पूरी दुकान में फैल गई और दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रार्थी रेवाराम निवासी ग्राम रिंगनी नारधा थाना भिलाई 3 निवासी द्वारा थाना सुपेला उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी विष्णु सोरेन के द्वारा उप निरीक्षक पद पर भर्ती में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले गया। जिला पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हैं। अपराध दर्ज होते ही सुपेला पुलिस आरोपी की खोजबीन में लग गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी विष्णु सोरेन को रायपुर से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी ने बताया कि प्रार्थी रेवाराम भूतपूर्व सैनिक के अलावा उनके मित्र हेमंत हिरवानी, देवेंद्र कुमार साहू तथा नवदीप कोसे सभी भूतपूर्व सैनिकों को अपने आप को पुलिस के खुफिया विभाग में नौकरी करना बताकर सभी लोगों से 10-10 लाख रुपए में उप निरीक्षक भर्ती में नौकरी लगाने की बात कही थी। प्रार्थी एवं उनके मित्र से कुल 12 लाख रुपए लिए थे। आरोपी विष्णु सोरेन पुलिस विभाग में बर्खास्त आरक्षक है। आरोपी के द्वारा अब तक 15-20 से भी अधिक लोगों को ठगी करने की जानकारी मिली है। पूर्व में भी आरोपी के विरुद्ध नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला थाना कुरुद जिला धमतरी में दर्ज है। आरोपी को दिनांक 11 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। प्रार्थी रेवाराम निवासी भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ये और इनके साथी हैं, करीब 4 हैं साथी, जो उनके द्वारा एक व्यक्ति है विष्णु सोरेन नाम का, जो कि निवासी रायपुर का है। वो व्यक्ति अपने आप को गोपनीय विभाग का होना बताकर इनको पुलिस की नौकरी लगा देगा कर कहते हुए इनको धोखाधड़ी देते हुए इनसे अलग अलग किस्तों में करीब 12 लाख रुपए इन लोगों से ले लिया है। इसके संबंध में इन्होंने जब नौकरी नहीं लगी और पैसे वापस किए तो टाल मटोल करता रहा और फरार हो गया है। की सूचना पर पुलिस ने धारा 420-34 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज करने के बाद पे आरोपी का पता तलाश जारी था। पता तलाश के दौरान पे आरोपी की सूचना मिलने पर रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और इस संबंध में जब आरोपी के बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो पता चला कि वो पहले भी इस तरीके की अपराध को अंजाम दे चुका है। कुरुद जिला धमतरी में उसके विरुद्ध में अपराध भी दर्ज है और भी कई जगहों से अलग अलग लोगों से अभी जो अपुष्ट खबरों से हमको पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसा लिया है और अब जो एफआईआर हो रहा है और न्यूज़ वगैरह में देखने के बाद काफ़ी लोग आने की आशंका भी है। सर पहले भी किसी अपराध में सम्मिलित? हाँ, पहले भी मैंने बताया कि कुरुद में जो अपराध है, कुरुद जिला धमतरी में इसके विरुद्ध में एक अपराध 420 सेम तरह का जो अपराध है नौकरी लगाने के नाम पे ठगी इस तरीके से इसने किया है, जिसमें अपराध दर्ज हुई है, गिरफ्तार भी हुआ है और कोर्ट में ट्रायल भी चला है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक दुर्गेश कुमार शर्मा अमित अदानी का विशेष योगदान रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसे लेकर अयोध्या सहित पूरे भारतवर्ष में हर्ष का माहौल बना हुआ है और इसकी तैयारियां पूर्ण भी की जा चुकी है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जब पूरी दुनिया इसे देखेगी तो किस तरह का असर देश और दुनिया पर पड़ेगा, इसे लेकर हमने विश्व हिंदू परिषद जिला भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे से की। साथ ही इन दिनों श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कुछ लोगों द्वारा पूरे शहर और जिले में चंदा उगाही की जा रही है। इस बात को लेकर भी हमने चर्चा की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आप भी सुनिए क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद जिला भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे। एशियन न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार पुनः कुछ विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद जिला भिलाई के अध्यक्ष राजीव चौबे जी हमारे साथ हैं और मुद्दा काफी गंभीर है।
एक बहुत ही शुभ घड़ी, शुभ संकेत हमें मिला है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और उसी सिलसिले में आज हम बात करना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद की क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं। राजीव भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहेंगे कि 22 तारीख बहुत ही अच्छा दिन, एक दूसरी दिवाली हिंदुस्तान को मिलने वाली है, तो ये जो राम मंदिर जो बना है, जो उद्घाटन होगा, उद्घाटन होने के बाद क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा भारतवासियों पे, भारतवर्ष के समाज पर, या इसमें और भी है कि विश्व पटल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बताइए। जी संतोष भाई, थोड़ा सा सुधार करूंगा आपके शब्दों में। उद्घाटन नहीं है, वास्तविक रूप से भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वहां होनी है उस मंदिर में। रामलला विराजमान सनातन मंदिर है, आदिकाल से वो भगवान राम की वो जन्मस्थली रही है अयोध्या, और वहां पर उनका मंदिर रहा है। एक समय में किसी आक्रांता ने उसे तोड़कर उसी जगह मस्जिद बना दी थी, और उसके बाद सारे प्रकरण को आप जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उस मंदिर के लिए, और आज वो सुखद घड़ी आई है कि 22 जनवरी को पुनः रामलला की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान राम के मंदिर में, अयोध्या में, उनकी जन्मस्थली में भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा, ये भारत या सनातन समाज के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, एशिया या पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भगवान राम क्या है, भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम के सिद्धांतों को, भगवान राम को जब दुनिया समझेगी तो भारत को दुनिया समझेगी, भारतीय संस्कृति को दुनिया समझेगी। भगवान राम ने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया, जो अपने आचरणों के द्वारा उस त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, उस चीज को दुनिया समझेगी। सबको मालूम है कि वो एक सम्राट थे, अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के वो सुपुत्र थे। वो साम्राज्यवादी युग जो भारत का था, और जो भारतीय संस्कृति ने जो साम्राज्यवाद की व्यवस्था की थी, और अन्य जो साम्राज्यवाद हुए, चाहे वो यूरोपियन देशों में हो, चाहे अरबियन देशों में हो, चाहे अफ्रीकन देशों में हो, उसके और भारत के साम्राज्यवाद के अंदर भारत की संस्कृति को समझने का अवसर संसार को मिलेगा। लोगों ने देखा है कि इसी इतिहास में भारत में या अन्य देशों में राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए पुत्र द्वारा पिता को जेल में बंद कर दिया जाता है, और अपने 7 भाइयों का कत्ल करके वो राजगद्दी प्राप्त करता है। ऐसे भी लोगों को देखा है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना है, जिस दिन उनका राज तिलक होना है, उस दिन उनको पिता बुलाकर आदेश करते हैं कि आपको राजपाट छोड़कर वनगमन करना होगा, और वो कोई प्रश्न नहीं करते, क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी नहीं, और एक बार में वो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ये जो त्याग है, ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। माता कैकेयी के आग्रह अनुसार राजा दशरथ भरत को राजपाट सौंपते हैं। जिसको राजपाट मिला है वो राम के पास जाता है और बोलता है आप अपनी चरण पादुका दे दीजिए, उन चरण पादुका को रख देता है। 14 साल उनकी चरण पादुका से शासन चलाते हैं, लेकिन वो सत्ता का मोह बड़े भाई में नहीं है, सत्ता का मोह छोटे भाई में नहीं है, त्याग की साक्षात मूर्ति। और वो साम्राज्यवाद का युग, वो काल जब कोई लिखित कानून नहीं होता था, जिस तरह के आज हमारा संविधान लिखित में है। आज आपके पास आईपीसी है, आज आपके पास सीपीसी है, सीआरपीसी है, सारे नियम लिखे हुए। वो युग ऐसा था कि राजा ने जो कह दिया, राजा का वचन जो है वो नियम होता था, वो कानून होता था। उस घोर साम्राज्यवादी युग में एक राजा ने लोकतांत्रिक दृष्टांत जनता के सामने प्रस्तुत किया। लोकतंत्र का पहला उद्भव अगर हुआ तो भगवान राम के शासनकाल में हुआ कि जनता की एक आवाज पर अपनी प्राण प्रिय पत्नी को, जिसको पाने के लिए वो समुद्र लांघकर लंका तक गए और त्रिलोक विजयी रावण को हराकर अपनी प्राण प्रिय सीता को लेकर अयोध्या आए, जनता के ये कहने पर कि वो राजमहल में रहने योग्य नहीं है, उस प्राण प्रिय पत्नी का वो त्याग कर देते हैं। तो जनता की बात को राजा से ऊपर मानते हुए लोकतंत्र की पहली स्थापना यदि किसी ने की तो भगवान राम ने की।
तो भगवान राम के इस चरित्र को जब दुनिया देखेगी तो भारत की संस्कृति को दुनिया समझेगी, भारत क्या है, सनातन क्या है, इसको दुनिया जानेगी। तो इसलिए हमारा गर्व का विषय है कि आज जिस प्रकार की अयोध्या को बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, आज जिस प्रकार से अयोध्या सजी है, जिस प्रकार से तैयार हुई है, सारे विश्व से अयोध्या को जोड़ दिया गया, सारे भारत से जोड़ दिया गया। दुनिया भर के जब लोग आएंगे और राम के चरित्र को जानेंगे और भारत की संस्कृति को जानेंगे तो निश्चित रूप से भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी तो अयोध्या के राम मंदिर की होगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, बड़े फर्ज का विषय है। और वो दिन 22 जनवरी का किसी भी दिवाली से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने मंदिरों को टूटते हुए देखा है। मेरे से पहले की 2 पीढ़ी पहले वाले लोगों ने एक सोमनाथ के मंदिर को बनते देखा, लेकिन हमने कभी मंदिर, किसी टूटे हुए मंदिर को बनते नहीं देखा है। पहली बार ऐसा है कि एक सनातनी मंदिर जिसको तोड़कर कोई और इबादत स्थल बना दिया गया था, उसकी जगह पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है और पुनः भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो निश्चित रूप से ये सारे सनातन समाज के लिए बहुत बड़े हर्ष का विषय है और दिवाली जैसा इसको मनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद इस कार्य में लगे हुए, हम घर घर जा रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं, लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। सभी मंदिरों में प्रातः 10 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा, भंडारा होगा, भजन होगा, शाम 5 बजे तक, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। और अयोध्या के जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से मंदिरों में होगा। तो ये जो सारे मंदिर है दुर्ग भिलाई के, वो और पूरे भारतवर्ष के, वो केंद्र होंगे, अपने अपने घरों में नहीं। सुबह का समय पूरा मंदिर में आपको बिताना है और शाम 5 बजे के बाद अपने घर को दिवाली की तरह सजाना है, आतिशबाजी होनी है। बहुत बड़े हर्ष का विषय है और ये हमारी पीढ़ी जो देख रही है, ये हमारी पीढ़ी के लिए गर्व का विषय है कि इस दृश्य को हम देख पा रहे हैं। भैया, इसमें एक सवाल और आ रहा है कि 22 तारीख को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है। इसको लेकर के कुछ चंदे की बात आ रही है, कुछ लोगों द्वारा चंदा लिया जा रहा है, लेकिन वहीं शिकायतें ये भी मिल रही है कि कुछ अवैध रूप से चंदे के तौर पर उगाही कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कौन लोग अधिकृत हैं इसके लिए, ये बताइए। संतोष जी, बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। आपने पूछा कि कौन अधिकृत है। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि कोई भी अधिकृत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अधिकृत, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कोई संस्थान इस चीज के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए जनता द्वारा समर्पण राशि जो आम जन द्वारा वो 2 वर्ष पूर्व दी जा चुकी है और ये बड़ी स्पष्ट सी बात है कि दोबारा किसी भी प्रकार की राशि का संचय नहीं हो रहा है। सारा समर्पण जो है वो आम लोग कर चुके हैं। आज अगर मंदिर के नाम से कोई आपसे पैसे मांग रहा है, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम भी हो रहा है, लोगों के पास फोन आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वहाँ मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आप इतना दे दीजिए और आपको प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सामने सीट दी जाएगी, आसन दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी, और भिलाई में, दुर्ग में किसी भी कार्यक्रम को लेकर यदि आपसे कोई नगद राशि मांग रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि मंदिर के लिए समर्पण राशि लेने का काम आज से 2 वर्ष पूर्व संपूर्ण हो चुका है और किसी भी प्रकार की राशि मंदिर निर्माण समिति द्वारा या संघ द्वारा या विश्व हिंदू परिषद द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशि मंदिर के नाम से अब नहीं ली जा रही है। तो ये चीज आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक जन सुन ले। जो भी राशि ले रहे हैं वो गलत लोग हैं और वो उनकी नीयत ठीक नहीं है और उसका गलत उपयोग होगा उस राशि का, इसलिए ऐसे काम से बचें। अगर मंदिरों में भंडारा हो रहा है या इस प्रकार के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसके लिए कोई आपसे अनाज मांगता है, कोई सब्जी मांगता है, कोई इस प्रकार का सहयोग मांगता है तो निश्चित रूप से एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी प्रकार की राशि का संकलन या संचय मंदिर के नाम से नहीं हो रहा है। यह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अहम मुद्दे पर, जिससे जनता थोड़ा सा भटक रही थी और वो सोच रही थी कि क्या करना है, आपने उनका मार्गदर्शन किया है और एशियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इसी के साथ ही आप से देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।